कोई बात है नहीं। सीखने वाली बात क्या ये सुनेंगे, सीखने वाली बात क्या ये सुनेंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नेम है? चैप्टर नंबर 3 का नेम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है कि नहीं है? चैप्टर 3 का क्या नेम है? चैप्टर 3 का नेम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3। बेटा चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है? चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? चैप्टर नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो उसे बहुत सारी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी जिन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। तो हमने उसमें अभी सेक्शन 26 पढ़ा। सेक्शन 26 के अलावा हमने सेक्शन 34 पढ़ा, 35 पढ़ा, 36 पढ़ा, 37 पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 38 हमारे सिलेबस में है नहीं तो वो हम पढ़ेंगे नहीं। फिर कल की क्लास में हमने सेक्शन 31 पढ़ा। सेक्शन 31 किसका था? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का था। ठीक है, अब देखना बेटा इधर। अब बेटा कहानी क्या है इसको समझने की कोशिश करना। कहानी क्या है इसको समझने की कोशिश करना। बेटा कोई भी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है, जैसे आज एक कंपनी है मान लो पीक्यूआर लिमिटेड, ये पब्लिक में क्या इशू कर रही है? शेयर। तो कई बार बेटा एक नई कंपनी होती है, क्या होती है सर? जो अभी मैं इशू बताऊंगा वो न्यू कंपनीज में ही ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो एग्जिस्टिंग कंपनीज में नहीं हो सकता। मैं क्या बताऊं, ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो एग्जिस्टिंग कंपनीज में नहीं हो सकता, बट नॉर्मली यू वुड फाइंड दिस प्रोसेस इन न्यू कंपनीज। सर न्यू कंपनीज को क्या होता है कि कई बार ये नहीं समझ में आता कि वो अपने शेयर्स की इशू प्राइस क्या रखें। न्यू कंपनीज को क्या नहीं समझ में आता? न्यू कंपनीज को बेटा कई बार ये नहीं समझ में आता कि वो अपनी शेयर की इशू प्राइस क्या रखें। अब बेटा न्यू कंपनीज में अगर आपने शेयर की इशू प्राइस बहुत ज्यादा रख दी तो कोई शेयर खरीदेगा नहीं, तो भी कंपनी को दिक्कत हो जाएगी। और न्यू कंपनीज में अगर आपने शेयर की प्राइस बहुत कम रख दी तो भी दिक्कत है, क्योंकि तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो बेटा न्यू कंपनीज के केस में कई बार ये नहीं समझ में आता है कि शेयर की इशू प्राइस क्या रखे, कम रखे, ज्यादा रखे, क्या नहीं रखे। तो ऐसी कंपनीज क्या करती है, मान लो इस कंपनी को फंड्स चाहिए 50 लाख रुपए की। कितने? अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको यह नहीं समझ में आ रहा कि इसके शेयर की इशू प्राइस क्या रहेगी, तो इसे यह भी नहीं समझ में आएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें। सर नंबर ऑफ शेयर्स इशू कैसे समझ में आएगा? भाई आज आपको 50 लाख रुपए चाहिए, अगर आप बोलो कि हम एक शेयर 10 रुपए का देंगे तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 10, 5 लाख शेयर इशू होंगे। आप बोलोगे हम शेयर एक 20 रुपए का इशू करेंगे तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख शेयर इशू होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो कई बार क्या होता है बेटा, कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती कि वो शेयर का इशू प्राइस क्या रखे। तो कंपनी क्या करती है? ऐसी कंपनी पब्लिक को इशू करती है, ऐसी कंपनी बेटा पब्लिक को इशू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करती है बेटा ऐसी कंपनी? ऐसी कंपनी बेटा पब्लिक को इशू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पॉपुलरली से आरएचपी बोलते हैं। पॉपुलरली बेटा इसे क्या बोलते हैं? आरएचपी बोलते हैं। अब अगर आप मेरे से पूछोगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, तो बेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर शेयर की इशू प्राइस नहीं होती और कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है यह भी नहीं होता। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें शेयर की क्या नहीं होती? इशू प्राइस भी नहीं होती और इसमें नंबर ऑफ शेयर भी नहीं होते। तो ये वाला प्रोस्पेक्टस does not contain details of issue price and number of securities। इसमें इशू प्राइस की भी डिटेल नहीं होती और कंपनी कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर रही है इसकी भी डिटेल नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है जब हम पब्लिक को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो इसके अंदर एक प्राइस रेंज दे देते हैं। क्या दे देते हैं? प्राइस रेंज दे देते हैं। इसको प्राइस रेंज नहीं बोल के टेक्निकल वर्ड लिख देता हूं, इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस बैंड। तो अपन क्या दे देते हैं? प्राइस बैंड दे देते हैं। अपन क्या दे देते हैं? प्राइस बैंड दे देते हैं। अब बेटा प्राइस बैंड इस तरीके से होता है नॉर्मली, मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे प्राइस बैंड कैसे होता है, तो जैसे अपन ने प्राइस बैंड रख दिया, अपन ने प्राइस बैंड रख दिया 300 रुपए से लेकर 330 रुपए का। सर प्राइस बैंड देना जरूरी है। सोचो प्राइस बैंड नहीं दोगे तो क्या होगा?
लोग तो बोलेंगे कि हमें 2 रुपए में शेयर दे दो, 1 रुपए में शेयर दे दो, मजाक थोड़ी ना चल रही है। तो होता क्या है, एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, इसमें शेयर की इश्यू प्राइस और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज की डिटेल नहीं होती, सिर्फ एक प्राइस बैंड होता है। और फिर इस तरीके से करके ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इस तरीके से करके ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले तो फाइल हो जाता है आरओसी को। किसको फाइल हो जाता है? आरओसी को। आरओसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हो जाता है। आरओसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने के बाद हम ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आरओसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने के बाद हम ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं पब्लिक को। फिर पब्लिक को बोलते हैं आप बिडिंग करो, पब्लिक को बोलते हैं आप बिडिंग करो, आप बोली लगाओ कि आप शेयर किस प्राइस पे खरीदना चाहते हो। अब ये प्राइस बैंड हो गया 300 से 330 का, ये क्या हो गया? प्राइस बैंड हो गया 300 से 330 का। तब जो भी पब्लिक बिडिंग करेगी 300 से 330 के बीच में करेगी। तो पब्लिक बिड्स करती है, पब्लिक की तरफ से क्या आएगी कंपनी को? अब कंपनी की, पब्लिक की तरफ से कंपनी को मिलेंगी बिड्स। तो कंपनी को बिड्स मिलेंगी अलग अलग बहुत सारे लोगों की, ठीक है। अब कंपनी को जो पब्लिक से क्या मिलती है? बिड्स मिलती हैं। उसके बेसिस पर फिर फाइनली एक इशू प्राइस डिसाइड होती है। अब वहां क्या बैठा रहता, वहां पे बेटा एक्सपर्ट बंदे बैठे रहते हैं, वैल्यूअर बंदे बैठे रहते हैं। उसमें जो भी एक्सपर्ट बंदे हैं, वैल्यूअर बंदे हैं, वो अपनी नॉलेज लगा के, अपनी स्किल लगा के बिट्स को एनालाइज करते हैं, बिट्स को स्टडी करते हैं, और फिर वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि अच्छा यार बिट्स के बेसिस पे ये इशू प्राइस होनी चाहिए। बिट्स एनालाइज हो जाती हैं, और बिट्स एनालाइज होने के बाद बेटा एक फाइनल इशू प्राइस डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है? एक फाइनल इशू प्राइस। मान लीजिए फाइनल इशू प्राइस डिसाइड हो गई 315 रुपए पर शेयर। फाइनल इशू प्राइस डिसाइड हो गई बेटा 315 रुपए पर शेयर। फाइनल इशू प्राइस कितनी डिसाइड हो गई? मैं कहता हूं फाइनल इशू प्राइस डिसाइड हो गई 315 रुपए पर शेयर। फाइनल इशू प्राइस कितनी डिसाइड हो गई? 315 रुपए पर शेयर डिसाइड हो गई। फाइनल इशू प्राइस कितनी डिसाइड हो गई बेटा? 315 रुपए पर शेयर। अब 50 लाख डिवाइडेड बाय 315 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, राउंड ऑफ हो जाएंगे, ऑब्वियसली पॉइंट्स में आएंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे और उतने शेयर पब्लिक को इश्यू हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या मैं बताऊं प्रैक्टिकली। जैसे अगर 315 रुपए की फाइनल इश्यू प्राइस डिसाइड हुई, 315 रुपए की इश्यू प्राइस डिसाइड हुई, तो 315 रुपए से जो नीचे के बिट्स आए होंगे वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। शेयर उन्हीं को अलॉट होंगे जिन्होंने जो बिडिंग की थी वो 315 रुपए की थी या 315 रुपए से ज्यादा में की। ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए इश्यू प्राइस अलग अलग रखी जाएगी, इश्यू सबको 315 में ही होगा। ये जो फाइनल इश्यू प्राइस डिसाइड होती है कट ऑफ पॉइंट का काम करती है। तो नॉर्मली इससे नीचे जिन जिन लोगों की बिट्स आई होती हैं उनकी बिट्स रिजेक्ट हो जाती हैं, और जिनकी भी बिट्स 315 या उससे ऊपर की होंगी फिर उन्हें शेयर अलॉट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपको अपनी बुक्स में या आईसीए मॉड्यूल में लिखा नहीं मिलेगा, ये एक प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब पता है आगे क्या होता है? जैसे एक फाइनल इशू प्राइस डिसाइड हो गई, क्या डिसाइड हो गई? एक फाइनल इशू प्राइस। उसके बाद बेटा एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनेगा। पहले कौन सा प्रोस्पेक्टस बना था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनेगा। इस फाइनल प्रोस्पेक्टस में वो सारी डिटेल्स कंप्लीट की जाएंगी जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इनकम्प्लीट थी। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल्स इनकम्प्लीट थी? एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, और एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इश्यू प्राइस नहीं था। क्या क्या नहीं था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में? एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, और एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इश्यू प्राइस नहीं थी। तो जो डिटेल्स फाइनल प्रोस्पेक्टस में नहीं थी, जो डिटेल्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं थी, वो यहां कंप्लीट की जाएंगी। तो पहले तो फाइनल प्रोस्पेक्टस बनेगा, उसमें कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे डिटेल्स। किसकी डिटेल्स? ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड इश्यू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स एंड इश्यू प्राइस की जो डिटेल हमने कहां नहीं डाली थी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं डाली थी, वो फाइनल प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट करेंगे, और फिर ये फाइनल प्रोस्पेक्टस कंपनी फाइल कर देगी। फाइनल प्रोस्पेक्टस कंपनी फाइल कर देगी। एक तो ये फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल होगा आरओसी को, प्लस ये फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल होगा
सेबी को। तो देखो प्रोसेस क्या है समझना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो कितना अच्छा प्रोसेस है भाई। हमको नहीं समझ में आ रहा था कि शेयर की इशू प्राइस क्या रखें, तो बेस्ट क्या है, पब्लिक से बिड मंगा लो। पब्लिक का आपको क्या पता चल जाएगा, रुझान पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या चाह रही है, कितने में शेयर खरीदना चाहती है, कितने में नहीं खरीदना चाहती है। तो लॉ क्या बोला, अगर एक नई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो चाहे तो पब्लिक को क्या इशू करे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आपसे कोई पूछे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो बोले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं और शेयर की इशू प्राइस क्या है उसकी डिटेल नहीं होती। अब आप मेरे से पूछोगे सर इसको रेड हेरिंग ही क्यों बोलते हैं, ये अजीब सा नाम कहां से निकल कर आया, क्योंकि नाम तो थोड़ा अजीब सा ही है। तो आप मेरे से पूछोगे सर ये नाम कहां से निकल कर आया, तो रेड का मतलब तो लाल कलर, हेरिंग का मतलब वार्निंग। बेसिकली होता क्या है, प्रोस्पेक्टस में एक लाइन लिखी रहती है, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखी रहती है, लाइन लिखी रहती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, और ये लाइन में ऐसे लिखा रहता है कि प्लीज पब्लिक आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर हम इशू प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बता रहे। फिर ये जो लाइन लिखी रहती है, फिर ये जो लाइन बेटा क्या रहती है, लिखी रहती है, इस लाइन को रेड कलर के अंदर हाईलाइट किया जाता है। रेड कलर के अंदर क्या किया जाता है, हाईलाइट। और ये लाइन पब्लिक के लिए एक वार्निंग का काम करती है कि अरे समझ जाओ, सोच समझ के बोली लगाना, अभी फाइनल इशू प्राइस डिसाइडेड नहीं है, फाइनल इशू प्राइस बाद में डिसाइड होगी। इसीलिए इसको रेड वार्निंग वाला यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। बकायदा ऐसे ही होता है, पूरी लाइन लिखी रहेगी, पूरी लाइन लिखी रहेगी और जो भी लाइन लिखी रहेगी वो रेड कलर में हाईलाइटेड रहेगी, इसीलिए इसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होता क्या है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी पब्लिक को एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इशू प्राइस और कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हो रहे हैं उसकी डिटेल नहीं होती। पहले ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल होता है, उसके बाद ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू होता है। पब्लिक से बिड आती है, बिड के बेसिस पे एक फाइनल इशू प्राइस डिसाइड होती है। फाइनल इशू प्राइस डिसाइड होने के बाद पब्लिक को शेयर अलॉट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनता है जिसमें जो भी डिटेल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट करी जाती है और ये फाइनल प्रोस्पेक्टस हम फाइल कर देते हैं, एक तो आरओसी को और दूसरा सेबी को। दिस एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बोलिए आया कि नहीं आया, बोलिए बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है क्या, फटाफट बता दो। ये क्या हुआ, मजाक हो गई। यहां तक सबको क्लियर है क्या, जल्दी बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर सेक्शन कौन सा लगता है, सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर सेक्शन लगता है 32, और कल हमने शेल प्रोस्पेक्टस पढ़ा था उसके ऊपर सेक्शन लगता था 31। और अब आपको याद हो तो हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 के क्लॉज 70 में। तो सेक्शन 2 के क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या थी, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अ शेल प्रोस्पेक्टस और कोई भी नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट। याद आया, पहले तो यह था प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस। फिर प्रोस्पेक्टस में 3 चीजें इंक्लूड थी, उसमें 2 चीजें थी, एक रेड हेरिंग और एक शेल। दोनों कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस हो गए, ठीक है बेटा। आई होप सबको आए होंगे या नहीं आए, नहीं आए तो बढ़िया है, आगे तो बढ़िया है। आए या नहीं आए पहले बताओ, आई गए सर, इसमें नहीं आने का क्या, हम तो बहुत ज्यादा होशियार है, पता नहीं क्या चल गया, रोज कुछ ना कुछ चल जाता है। चलो इधर देखना, आप कल तो गाना ही चल गया था, क्या बोल रहे हो, चला तो था बीच में, आ जाओ। कहां गया भाई, शेल ऑफ प्रोस्पेक्टस ऊपर है, ठीक है बच्चों, दिख गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल प्रोस्पेक्टस कल रीड कर ही लिया था हमने नोट्स में से। ठीक है, इधर देखना किड्स है, लिखा हुआ है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस
और सेक्शन लिखा हुआ है ऑब्वियसली 32, डेफिनेशन ऑफ लाल प्रोस्पेक्टस। द एक्सप्रेशन लाल रंग का प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट डिटेल्स, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती है। किसकी? कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम नंबर, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ नंबर और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन। बोले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते हैं कि शेयर कितने नंबर के इश्यू हो रहे हैं या उनका क्या प्राइस रखना है। अब आ रहा है प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अंडर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने का प्रोसेस। सबसे पहले अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इश्यू आ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बोले कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब जो कंपनी सिक्योरिटी ऑफर करना चाहती है, इश्यू करना चाहती है, क्या इश्यू कर सकती है? मे इश्यू आ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इश्यू ऑफ अ फाइनल प्रोस्पेक्टस। बोले फाइनल प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले आप क्या इश्यू करोगे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जहां पर भी इस सेक्शन में सिर्फ प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है दैट मींस फाइनल प्रोस्पेक्टस, और जहां रेड हेरिंग लिखा है वो तो रेड हेरिंग है ही। तो बोले आप कंपनी क्या कर सकती है? फाइनल प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है। अ कंपनी प्रपोजिंग टू इश्यू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल फाइल इट विद आरओसी। बताया था ये बात, आरओसी के पास फाइल करना। एक टाइम लिमिट है। बोले पब्लिक के लिए ऑफर ओपन होने से कम 3 दिन पहले आरओसी को फाइल करना है। तो अ कंपनी प्रपोजिंग टू इश्यू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल फाइल इट विद रजिस्टर एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ ऑफरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। फिर क्या होगा? जब इश्यू खत्म हो जाएगा तो एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनेगा और आरओसी और सेबी को फाइल होगा। तो बोले अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द प्रोस्पेक्टस, द फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी। क्लियर है क्या? और एक पॉइंट और, द फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट। क्या क्या बातें बतानी है फाइनल प्रोस्पेक्टस में? टोटल पैसा कितना लिया, द टोटल कैपिटल रेस। मेरे एग्जांपल में हम टोटल कैपिटल कितनी रेस कर रहे हैं? 50 लाख। द टोटल कैपिटल रेस वेदर बाय वे ऑफ डेट और शेयर कैपिटल। डेट माने डिबेंचर्स और शेयर कैपिटल माने शेयर। बोले शेयर या डिबेंचर जो भी इशू किया है उससे टोटल कितना पैसा आया। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज क्या रही? मेरे एग्जांपल में क्या रही थी? 315 रुपए पर शेयर। और लास्ट एनी अदर डिटेल्स जो आरएचपी में नहीं थी, एज वर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। खत्म। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए आया? कोई डाउट या क्वेरी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में? नहीं सर नहीं है। ठीक है। तो बेटा अब सबसे पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर। फिर अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द फाइनल प्रोस्पेक्टस। ठीक है। फिर कंपनी को क्या करना है? कंपनी फाइल करेगी उसको आरओसी के पास 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ ऑफर, ऑफर ओपन होने से पहले। क्लोजिंग ऑफ ऑफर पे फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल होगा आरओसी और सेबी को। और फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट, क्या क्या बातें फाइनल प्रोस्पेक्टस में स्टेट करनी है? फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट, फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट, फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट टोटल कैपिटल कितनी रेज हुई, क्लोजिंग प्राइस क्या थी और अदर डिटेल्स। खत्म। बताइए बच्चों यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? लग रहा है आ पा रहा है समझ में या नहीं आ पा रहा? आ रहा है सबको समझ में? वेरी गुड बच्चों। चलूं आगे? आगे चलूं क्या बताओ? जी सर आप आगे चलिए। अब देखिए शुरुआत से चलते हैं एक बार। बहुत सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया अब तो मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गई है, सेक्शन 23 कंप्लीट हो गया है,
26 हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। शेल प्रोस्पेक्टस हो गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, गोल्डन वाला रूल हो गया, क्रिमिनल वाली लायबिलिटी हो गई, सिविल वाली लायबिलिटी हो गई। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग एनी पर्सन हो गया, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन हो गया। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, अगर आपकी इच्छा हो तो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, आई डोंट माइंड। मैंने फ्रॉड वगैरह डिफाइन करा हुआ है, लेकिन फ्रॉड वगैरह सब आप फाउंडेशन में डिफाइन करके आते हो, फिर भी आपकी इच्छा हो तो यू कैन स्टडी। अब जैसा कि कल मैंने बोला था कि मैं आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस का। ऑफर फॉर सेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट डीम्ड प्रोस्पेक्टस का है। सेक्शन इसके ऊपर लग रहा है 25। समझ में आया क्या? करें, पढ़ें, बताऊंगा सेक्शन क्या बोलता है, मैं बताऊंगा सेक्शन क्या बोलता है। लेकिन सबसे पहले इस सेक्शन में बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आना है, और डीमिंग प्रोविजन है। डीमिंग प्रोविजन समझते हो ना, कि कोई चीज वैसी है नहीं लेकिन वैसी मानी जाएगी। देखते हैं क्या चीज है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस कौन किसे इशू करता है? सर सबको पता है, ये लिख लिया है क्या सबने? पक्का, ठीक है। सर प्रोस्पेक्टस कौन किसे इशू करता है? सबको पता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, ये तो क्लैरिटी है। मतलब प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी, कंपनी के अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता, ये तो अग्री करोगे या नहीं अग्री करोगे? सर कंपनी के अलावा कोई और प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है क्या? अच्छा आप बताओ। नहीं कर सकता सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब कहानी समझना, फिर वही बात। सर आप मॉल में कपड़े खरीदने जाते हो, तो आप जब मॉल में कपड़े खरीदने जाते हो तो आप लोग क्या सोचते हो कि ब्रांडेड कपड़ा खरीदें। मतलब आप मॉल में ऐसी ब्रांड्स देखते हो जिनके बारे में आपको पता है, कोई नई ब्रांड हो चाहे अच्छी हो, पर आप नहीं खरीदोगे। पापा बोलेंगे उस ब्रांड का खरीद लो, तो बोलेगे अरे पापा आप सस्ती चीजें दिलाते हो, छोड़ो हमको नहीं लेनी। आज आप शॉपिंग करने जाते हो, सपोज करो आपको कपड़े लेने हैं, तो आप शर्ट लोगे तो आप सोचोगे अरे यार सर यूसीबी की ले लेते हैं, अरे सर लिवाइस की ले लेते हैं, अरे सर टॉमी हिलफिगर की ले लेते हैं, अरे सर अब मेरे को इतनी ब्रांड्स पता भी नहीं है, जैक एंड जोन्स की ले लेते हैं, अरे सर सुपर ड्राई की ले लेते हैं। हम जैसे गरीब तो नहीं लेते हैं क्या सुपर ड्राई में ऑरेंज कलर की टी शर्ट 4000 रुपए की आती है, मैं क्यों लूंगा, पागल हूं मैं। चलो हाँ हाँ, तो हम नहीं लेते बेटा, हम नॉर्मल कपड़े खरीदने वाले लोग हैं। ठीक है, गरीब आदमी हम। कहाँ क्या, क्यों, कपड़ों की दुकान है इसकी? सब्यसाची शादी थोड़ी करनी है बेटा तेरे को, सब्यसाची अभी पढ़ाई कर ले बेटा। कहाँ सब्यसाची के सपने देख रहे हैं? लड़कियां देखती उसका लहंगा पहन के घूमती है, क्या इरादे हैं तेरे? चलो चलो सुनना बेटा ध्यान से, क्या इरादे हैं बता तो दे, पूछ रहा हूं मैं। इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे, सब्यसाची की बातें कर रहा है तू, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के भी शादी वादी करने जाना है क्या तेरे को? चलो छोड़ो, इरादे नेक नहीं है इसके। चलो तू ये मत कर, तू शादी कर। तो भैया बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, हम यही सोचते हैं ब्रांडेड कपड़ा खरीदें। मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली आप शॉपर स्टॉप में जाते हो, शॉपर स्टॉप में ऐसा होता है कि बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, तो उसमें ज्यादातर तो ऐसी नॉन या पॉपुलर ब्रांड्स होती है जिनके बारे में हमको पता है, पर बीच बीच में 2-3 वो लोग नई ब्रांड भी लगा देते हैं, तो काउंटर खाली पड़े होते हैं, सुन सपाटा छाया होता है। फिर भी कुछ भूला भटका शायद शॉपर स्टॉप से वो खरीद लेता है, तो फिर बढ़िया लगता है तो बार बार खरीदता है। सोचो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैक एंड जोन्स जब ब्रांड इंडिया में आई, नोबडी न्यू कि जैक एंड जोन्स क्या ब्रांड है। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, नोबडी न्यू कि जैक एंड जोन्स क्या ब्रांड है। सबसे पहले शॉपर स्टॉप ने वो ब्रांड बेचना चालू की थी, ऑफलाइन में बता रहा हूं, ऑनलाइन स्टोर्स में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। शॉपर स्टॉप का मैं 2 साल स्टॉक ऑडिटर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। तो जैक एंड जोन्स का जो ब्रांड था वो उन्होंने बेचना चालू किया। इनिशियली लोगों ने नहीं खरीदा, नोबडी न्यू कि ये जैक एंड जोन्स करके क्या ब्रांड है, पर क्योंकि शॉपर स्टॉप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो जो लोग शॉपर स्टॉप में आते हैं उनका एक इंप्रेशन रहता है कि यार शॉपर स्टॉप में मिल रहा है तो अच्छा ही होगा। तो धीरे धीरे लोगों ने जैक एंड जोन्स को खरीदना चालू किया, और आज के टाइम पे पोजीशन ये है कि जैक एंड जोन्स मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है।
इकोनॉमिक वेयर में, कोई बहुत महंगा ब्रांड नहीं है वो, इकोनॉमिक वेयर में एक बहुत अच्छा ब्रांड आज के टाइम पे वो माना जाता है। किसी भी तरह का आड़ा पढ़ा टेढ़ा कपड़ा हो सब जैक एंड जोन्स में मिलता है। यहां से लेकर नीचे तक कोई जीन्स नहीं है, बस नीचे नीचे जो उसकी मोरी होती है वो बनाई होती है, ठीक है, बोले ये जीन्स है देखो पहन लो, जनता पहन भी रही है, पांव दिख रहे हैं, पांव के ऊपर बाल दिख रहे हैं, पर जीन्स पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रणबीर कपूर और रणबीर सिंह समझ रहे हैं, ठीक है। सो जनता पहन के घूम रही है, क्योंकि वो ब्रांड किसने पॉपुलर कराई? शॉपर्स स्टॉप। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर इशू करेगी, हर कोई भाग के जाएगा खरीदने, बहुत बड़ी ब्रांड है। अभी लोग पागल हो रखे हैं, पागल लिटरली बता रहा हूं, क्रेजी टाइप के। एलआईसी का इशू आने वाला है तो लोग पागल हो रखे हैं, बोले एलआईसी का आईपीओ आएगा हम टूट पड़ेंगे, बोले हमला। वो एकदम पागल से हो रखे हैं, क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पर सोचो आज अभिषेक लोहिया सर एक कंपनी बनाए, अब अभिषेक लोहिया सर की कंपनी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मान लो मैंने 2-3 बढ़िया बंदे पकड़ लिए, बहुत ब्रेनी बंदे, इंटेलिजेंट बंदे, स्मार्ट, उनके पास आइडिया है, जोरदार टाइप की भयंकर इनोवेटिव आइडिया के साथ मैंने कंपनी बनाई, तो भी मेरी कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करने जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मेरी कंपनी के मार्केट में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। और यही प्रॉब्लम बेटा बहुत सारी कंपनीज फेस करती हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज को कोई जानता नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनीज के मार्केट में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो उनकी कंपनीज के कोई शेयर जल्दी से खरीदना चाहता नहीं। तो ऐसी कंपनीज के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया, ऐसी कंपनीज के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया डीम प्रोस्पेक्टस का। अब इसमें होता क्या है मैं बताऊं, जैसे ओहो, जैसे बेटा एक कंपनी है क्या, XYZ लिमिटेड, अब इसको कोई नहीं जानता, ये पब्लिक में शेयर इशू करना चाहती है, कोई नहीं जानता। अब सोचो इसने पब्लिक में शेयर इशू किया, कोई खरीदेगा ही नहीं, इशू फेल हो जाएगा। इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला, आओ भाइयों बहनों, आओ भाइयों बहनों हमारे शेयर खरीदो। भाई बहन बोल रहे हैं हम तेरे को जानते ही नहीं, कैसे खरीदो? कौन खरीदेगा? तो इस कंपनी ने टाई अप किया LIC से। किससे? अब LIC को तो सब जानते हैं, LIC को तो सब जानते हैं। और ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, LIC काम प्रैक्टिकली करती है। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, LIC काम प्रैक्टिकली करती है, इसीलिए मैं एग्जांपल LIC का ले रहा हूं। तो अब LIC को तो सब जानते हैं, तो जैसे जैक एंड जोन्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन शॉपर्स स्टॉप को सब जानते थे, तो कंपनी ने LIC को बोला देख हम एक काम करते हैं, अपने शेयर तुझे अलॉट कर देते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अपने 2 करोड़ शेयर्स अलॉट कर दिए LIC को, और LIC को बोला देख हम तुझे शेयर अलॉट कर रहे हैं, तू हमारे बिहाफ पे जाके पब्लिक में अलॉट कर दे। बोले हम तो तुझे दे रहे हैं, हम पब्लिक को नहीं जानते, हम शेयर तुझे दे रहे हैं, हम पैसा भी तुझसे ही लेंगे, हम शेयर तुझे दे रहे हैं, हम पैसा भी तुझसे ही लेंगे, तू जाके हमारे बिहाफ पे पब्लिक में शेयर अलॉट कर दे। LIC ने कहा ठीक है मैं कर देती हूं। तब कंपनी ने शेयर किसको दिए? LIC को। अब LIC ने क्या किया, LIC ने बेटा पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू किया। क्या इशू किया? पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू किया, और पब्लिक को क्या दिया? इनविटेशन दिया कि आप आके क्या खरीदो? शेयर्स खरीदो। पब्लिक को इनविटेशन दिया कि आप जाके शेयर्स खरीदो ऑफ XYZ लिमिटेड। तो LIC ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया पब्लिक को, और पब्लिक को इनविटेशन दिया कि आके आप XYZ लिमिटेड के क्या खरीदो? शेयर्स खरीदो। अब सर LIC ने पब्लिक को इनविटेशन दिया है शेयर्स खरीदने का, कंपनी ने नहीं दिया, और LIC ने पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करके बोला कि तुम आके कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो अब लॉ बोला कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी तो इशू कर नहीं रही, ये डॉक्यूमेंट तो LIC इशू कर रही है, पब्लिक को इनविटेशन कंपनी तो दे नहीं रही, पब्लिक को इनविटेशन तो LIC दे रही है। तो बोले ये जो डॉक्यूमेंट है देखा जाए तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो कंपनी इशू करती है। तो सेक्शन 25 बोला कि हालांकि ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है नहीं, लेकिन इसे प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। बोले इस डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। और यहां पे पता है LIC क्या कहलाएगा? LIC कहलाएगा बेटा इशू हाउस। क्या कहलाएगा? इशू हाउस। बेटा इशू हाउस एक फंक्शन को बोलते हैं, ये एक फंक्शन का नाम है।
लाइक अभिषेक सर क्या है, टीचर हैं, तो मैं टीचर हूं मतलब मेरा फंक्शन है पढ़ाने का। वैसे ही इश्यू हाउस बेटा हर उस एंटिटी को बोलते हैं जो दूसरी कंपनीज के बिहाफ पे मार्केट में शेयर इश्यू करती है। इश्यू हाउस हर उस एंटिटी को बोलते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे पब्लिक में शेयर इश्यू करती है। अब क्या होगा, XYZ लिमिटेड को मार्केट में कोई नहीं जानता, लेकिन LIC को तो सब जानते हैं। LIC को तो सब जानते हैं। अब LIC जब मार्केट में XYZ के शेयर इश्यू करने जाएगी तो पब्लिक बोलेगी वाह यार, कंपनी में कोई तो दम होगा, कंपनी में कोई तो बात होगी। जब LIC उसके भी आप पे शेयर इश्यू कर रही है तो पब्लिक वो शेयर हो सकता है खरीद ले, गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि शेयर खरीद ले। तो अगर आप मेरे से पूछो कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है, तो बोले डीम्ड प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके द्वारा इश्यू हाउस पब्लिक को इन्वाइट करता है कि आप आओ और आके कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदो। बोलिए आया। लेकिन अब सेक्शन 25 बोला इस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस तभी मानेंगे जब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दोनों में से दो कंडीशन है, दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। पर बोले इस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस तभी माना जाएगा जब दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो जाए। या तो पहली कंडीशन है कंपनी जिस दिन इश्यू हाउस को शेयर अलॉट करे, इश्यू हाउस उसके 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को शेयर अलॉट कर दे। मतलब अगर इश्यू हाउस कंपनी को शेयर 1 जनवरी को दे रहा है तो कंपनी अगर इश्यू हाउस को शेयर 1 जनवरी को दे रही है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने के अंदर अंदर इश्यू हाउस जाके शेयर किसको दे दे, पब्लिक को दे दे। तो पहली कंडीशन क्या है, शेयर्स टू बी अलॉटेड टू पब्लिक कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू किसे, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू इश्यू हाउस, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू इश्यू हाउस। तो एक सिंपल सा बच्चों पॉइंट है, सिंपल सा बच्चों एक पॉइंट है कि भैया कंपनी शेयर्स इश्यू हाउस को जिस दिन दे, अगर इश्यू हाउस उसके 6 महीने में शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर दे तो यह माना जाएगा कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को इन्विटेशन भेजा गया दैट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। या एक और कंडीशन है, या एक और कंडीशन है बेटा, अब कंपनी अगर इश्यू हाउस को शेयर्स देगी तो कंपनी को तो पैसा इश्यू हाउस से ही मिलेगा। लेटर से एक शेयर 20 रुपए का है तो 2 करोड़ शेयर है तो 2 करोड़ इंटू 20 कितने हो गए, 40 करोड़ रुपए। तो कंपनी को तो अपने 40 करोड़ रुपए किससे मिलेंगे, इश्यू हाउस से मिलेंगे। तो लॉ बोला कंपनी को होल कंसीडरेशन तब तक ना मिले, कंपनी को होल कंसीडरेशन मतलब पूरा पैसा, पूरा पैसा तब तक ना मिले। नहीं, थोड़ा बहुत पार्ट में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नहीं मिलना चाहिए। पार्ट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ना मिले। मतलब 40 करोड़ है तो पूरे 40 करोड़ कंपनी को नहीं मिलने चाहिए। बोले होल कंसीडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय कंपनी अंटिल शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक। बोले जब तक पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं हो रहे तब तक कंपनी को शेयर्स का पूरा पैसा इश्यू हाउस से मिलना नहीं चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है, whole consideration has not been received by company. Whole consideration has not been received by company. Whole consideration has not been received by company. तो बेटा लॉ क्या बोला, बेटा लॉ ये बोला LAW लॉ ये बोला कि कंपनी जब इश्यू हाउस को शेयर अलॉट कर रही है और इश्यू हाउस उसके 6 महीने में पब्लिक को शेयर अलॉट कर दे, या कंपनी को होल कंसीडरेशन तब तक ना मिले जब तक शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहे, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन पूरी हो गई, फिर अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इश्यू हाउस पब्लिक को इश्यू कर रहा है और पब्लिक को इन्वाइट कर रहा है कि आके सिक्योरिटीज खरीदो, तो दैट डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है। अब सर इसको प्रोस्पेक्टस मान लिया, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, इफेक्ट क्या होगा। इसको आपने क्या मान लिया, प्रोस्पेक्टस मान लिया, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। अब लॉ बोला क्योंकि आपने इस डॉक्यूमेंट को क्या मान लिया है, प्रोस्पेक्टस मान लिया है,
तो इस डॉक्यूमेंट पे भी वही सारे कंटेंट्स आएंगे जो कंटेंट्स प्रोस्पेक्टस के हैं। बेटा खुशप्रीत वो गेट बंद कर दो। इस डॉक्यूमेंट के भी वही सारे कंटेंट्स होंगे, इस डॉक्यूमेंट के भी वही सारे कंटेंट्स होंगे जो कंटेंट्स बच्चों किसके होते हैं, जो कंटेंट्स प्रोस्पेक्टस के होते हैं। क्योंकि जब ये प्रोस्पेक्टस मान लिया गया तो प्रोस्पेक्टस वाली सारी चीजें इसको करनी पड़ेंगी। तो इसके कंटेंट होंगे सेम एज सेक्शन 26। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट हमने सेक्शन 26 में ही तो पढ़े, तो डीम प्रोस्पेक्टस के कंटेंट भी सेक्शन 26 में होंगे। उसी तरह जो लॉ एंड रेगुलेशन किसको लग रहे थे, प्रोस्पेक्टस को लग रहे थे, वही डीम प्रोस्पेक्टस को लगेंगे। मतलब आजकल को डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुआ या डीम प्रोस्पेक्टस में भी किसी मटेरियल फैक्ट का सप्रेशन किया गया, तो उस केस में सेक्शन 34, 35, 36, 37 चारों सेक्शन क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो आज अगर आप में से पूछोगे कि डीम प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होंगे, तो कंटेंट्स वही होंगे जो सेक्शन 26 में प्रोस्पेक्टस के होते हैं। और डीम प्रोस्पेक्टस पे भी वही लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जो लॉज एंड रेगुलेशंस किस पे अप्लाई होते हैं, प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन बेटा डीम प्रोस्पेक्टस में एक चीज और बताई जाती है कि कंपनी को शेयर इशू करने पे कितना पैसा मिल रहा है। जैसे मान लो अगर शेयर 20 रुपए का है तो कंपनी को शेयर इशू करने पे कितने रुपए मिलेंगे, 40 करोड़। सर प्रैक्टिकली ये बताना जरूरी क्या है समझो, क्योंकि पब्लिक को शेयर 20 रुपए में इशू नहीं होता। इशू हाउस क्या पागल है, मांगाई है उसने, नहीं इशू हाउस कोई पागल है क्या कि आप उसको शेयर 20 रुपए में दोगे, वो भी पब्लिक को 20 रुपए में देगा, बोले हमारा क्या है, हम तो वैरागी हैं। ऐसे थोड़ी होगा, बोले हम तो सन्यासी हैं, हम तो ऐसे ही देश में भला करने आए हैं लोगों का, नहीं होगा ना ऐसा। तो आज अगर कंपनी ने इशू हाउस को शेयर 20 रुपए में दिया है तो ये प्री डिटरमाइंड होता है कि इशू हाउस पब्लिक को कितने में देगा। तो लेटर से इशू हाउस पब्लिक को 22 रुपए में दे रहा है, तो 22 इंटू 2 करोड़ 44 करोड़ हो गए, 44 करोड़ हो गए, 44 करोड़ हो गए। और कंपनी 20 रुपए में है तो कंपनी को मिले 40 करोड़, इशू हाउस को मिले 44 करोड़। तो इशू हाउस ने नेट में कितना कमाया, 4 करोड़। तो ये भी आपको डीम प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि इशू हाउस पब्लिक को शेयर 44 करोड़ में देगा, उसमें से कंपनी को 40 करोड़ मिलेंगे और 4 करोड़ इशू हाउस खुद रखेगा। बोलिए आया? ये सारी डिटेल डीम प्रोस्पेक्टस में आती है और यही बेटा सेक्शन 25 है। ये एग्जांपल बनाने का पर्पस है कॉन्सेप्ट डेवलप करना। आज कॉन्सेप्ट ये हो गया, कंपनी जब शेयर दे रही है किसी इशू हाउस को इस प्रॉमिस के साथ कि इशू हाउस शेयर ऑफर करेगा पब्लिक को, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस पब्लिक को शेयर ऑफर करेगा उसे डीम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। फिर बोल रहा हूं, अगर कंपनी शेयर ऑफर कर रही है इशू हाउस को इस प्रॉमिस पर कि इशू हाउस शेयर अलॉट करेगा पब्लिक को, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस पब्लिक को शेयर ऑफर करेगा उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो पहला, शेयर्स पब्लिक को अलॉट हो जाने चाहिए 6 महीने में उस दिन से जिस दिन इशू हाउस को अलॉट हुए, या कंपनी को होल कंसीडरेशन तब तक ना मिले जब तक शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहे। और फिर डीम प्रोस्पेक्टस के कंटेंट भी वही होंगे जो प्रोस्पेक्टस के होते हैं। जो लॉज एंड रेगुलेशन मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड या किसी भी और मैटर से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस पे लगती हैं वो डीम प्रोस्पेक्टस पे भी लगेंगी। और लास्ट, डीम प्रोस्पेक्टस में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि शेयर अलॉट होने पर कंपनी को टोटल कंसीडरेशन कितनी रिसीव हुई। बोलिए आया? नहीं आया समझ में? 4 बार रिपीट कर दिया अभी तक मैंने पूरा। बोलिए आया कि नहीं आया? चलिए चेतन बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे कि डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है? यही लिखा ना तू पेपर में, फिर पेपर वाला तेरे मुंह पे एक बड़ा जीरो बनाएगा, अंदर स्माइली बनाएगा, हा 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 हा। अभी बोला मैंने 4 बार। हाँ भाई आप बताओ। नहीं बगल में, क्या नाम है आपका? मुकुंद। ये तो अच्छा बच्चा है वैसे। बताओ मुकुंद, व्हाट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस? ये तो यही बोल रहे लड़का हमारा। हाँ ना 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 भाई ना।
आप खड़े हो रेड टी शर्ट में, क्या नाम है आपका? जतिन। व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? डीम प्रोस्पेक्टस वो होता है जो एक कंपनी इशू हाउस को अलॉट करती है। इशू कंपनी इशू हाउस को अलॉट करती है, तो भाई ने गणित ही बदल दी। इशू हाउस को अलॉट करती है, फिर इशू हाउस उसे पब्लिक को अलॉट करता है। वो डीम प्रोस्पेक्टस तब तक नहीं मानेगी जब तक वो दो कंडीशन पूरी नहीं करता। पहला कि वो शेयर है ना पब्लिक। ये मेरे लिए क्या? दिस इज फॉर मी। फिजा से पूछ रहा हूं, दिस इज फॉर मी। हाँ, अब नाम तो फिजा गौरी लिखा है। अच्छा, नॉट फॉर मी नो। चलो, बढ़िया सा लेटर लिखा है एक, आई विल टॉक टू हिम, डोंट वरी। ठीक है, बताओ। सर पहली कंडीशन ये है कि वो शेयर्स 6 मंथ के अंदर अलॉट कर देता है। हाँ, जब इशू ये सब पूछ ही नहीं रहा मैं लाला, मैं पूछ रहा हूं कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। इतना जा पूछ रहा हूं मैं, तू पता नहीं क्या क्या बोल रही है। आप बताओ बेटा, खड़े हो। नहीं नहीं, मैं जिससे पूछूंगा हाथ बात मत उठाइए। क्या नाम है आपका? स्नेहल। नेहल, हाँ नेहल बोलिए, व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? ऐसा अनशन चेहरा मत बनाइए, मैं कोई आपको डांट नहीं रहा हूं, खुश खुश होके बोलिए। अब बोलिए, बाद में डांटूंगा। जो प्रोस्पेक्टस इशू हाउस पब्लिक को इशू करता है वही डीम प्रोस्पेक्टस होता है। क्या फायदा इतना पढ़ाने का? हाँ आस्था बेवकूफ, बुक से पढ़ के क्या उखाड़ोगे? इतनी देर से बता रहा था, तब क्या कर रहे थे? 4 बार बोला मैंने व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस, 4 बार। खड़े होइए, व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? कंपनी इशू हाउस को देती है बोले, और इशू हाउस पब्लिक को देता है। सर ही पढ़ लो आप बोर्ड से आके अपना, दोनों का काम तमाम होगा, छुट्टी करके घर जाएंगे। चलो, हाँ भाई बताओ शैलेश, व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? जब कोई एक कंपनी अपने शेयर इशू हाउस को अलॉट करती है, उसके बाद इशू हाउस पब्लिक को डॉक्यूमेंट इशू करती है, तो जो डॉक्यूमेंट इशू करती है उससे अपन डीम। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड शैलेश, यही मैंने एग्जैक्ट बोला था, और यही डेफिनेशन बुक्स में भी है। जब कंपनी शेयर अलॉट करती है इशू हाउस को, और इशू हाउस को बोलती है कि तू मेरे बिहाफ पे पब्लिक को शेयर अलॉट कर दे, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस पब्लिक को शेयर अलॉट करता है, दैट डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। ये आपको इंग्लिश में पेपर में लिखकर आना है। जब कंपनी शेयर अलॉट करती है इशू हाउस को, और इशू हाउस शेयर अलॉट करता है पब्लिक को, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस पब्लिक को शेयर अलॉट करता है, उस डॉक्यूमेंट को डीम प्रोस्पेक्टस माना जाता है। बोलिए आया? बैठिए बच्चों। तो ये तो अपना डीम प्रोस्पेक्टस, सभी यार बच्चों मतलब प्लूरल होता है, ठीक है। अरे सर्वर मत करो, ठीक है क्या प्लीज? अरे बैठ जाओ, बोनविटा पियो आप पहले, नहीं कॉम्प्लेन। चलो, कॉम्प्लेन आपने ऐड देखा बचपन आया, मैं कॉम्प्लेन कर, वो लंबे हो जाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, ऐड आते हैं। नहीं नहीं, कैसे बोलना है सुनो। कंपनी जब शेयर ऑफर करती है इशू हाउस को, और इशू हाउस को यह बोलती है कि तू हमारे बिहाफ पे पब्लिक को शेयर दे दे, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस जाके पब्लिक को शेयर देता है, दैट डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। ये बोलना है आपको अंग्रेजी में, ऑफ कोर्स, ठीक है। सर्वर मत करो अभी, यहां तक समझ में आया? फिर इस डॉक्यूमेंट को डीम प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा? जब दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो। कंडीशन आई एम श्योर सबको समझ में आ गई। और प्रोस्पेक्टस के अंदर वही सेक्शन 26 वाले कंटेंट होंगे, वही लॉ एंड रेगुलेशन लगेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डीम प्रोस्पेक्टस में यह भी बताना पड़ेगा कि कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से कितना पैसा मिला। अब हम रीड करते हैं, फिर तनीषा क्वेरी पूछ रही है वो आंसर करूंगा, किसी और की क्वेरी हो वो भी आंसर कर दूंगा। आ जाओ बेटा। अरे यार, अब कैसे जाऊं लौट के? गया तो। चलो आ जाओ। हाँ भाई इधर देखना, डीम प्रोस्पेक्टस दिखा बच्चों? सबसे पहले मीनिंग ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, ये वही मीनिंग है बेटा जो मैं आपको अभी बता रहा था। जब कंपनी, अच्छा एक बार फिर पूछेंगे एक जने से, किससे पूछेंगे? आप बताइए, आप खड़े होइए। व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? क्या नाम था आपका? आर्यन। आर्यन बताइए, व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? क्या होगा यार, मैं तो मतलब यहां बैठ जाता हूं आलती पालती मार के यार, 4 बार मैंने रिपीट कर दिया यार, मतलब क्या चाहते हो आप, मेरे को समझ नहीं आता है।
वेयर अ कंपनी शेयर दे दिए इश्यू हाउस को, अलॉट्स और अग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज। डेफिनेशन में इश्यू हाउस लिखा ही नहीं, साइलेंट छोड़ दिया, बोले गैस मार लो। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो डेफिनेशन है आईसीए का मॉड्यूल खोल लेना, गूगल कर लेना, बेयर एक्ट में डेफिनेशन लिखिए, एक अक्षर भी अगर अलग मिल जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बोलो, बस एक फर्क मिलेगा, वो डेफिनेशन पैरा में मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड कर दी। बीच में ये खाली जगह मैंने क्यों छोड़ी? कोई मेरे को मजा आ रहा है? हम यहां पे रिक्त स्थान भरेंगे। तो वेयर अ कंपनी अलॉट्स और अग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज, किसे? टू इश्यू हाउस। टू इश्यू हाउस क्यों दे रही है कंपनी इश्यू हाउस को शेयर्स? कि बोले जा तू जाके पब्लिक को दे दे। तो इश्यू हाउस जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को देगा दैट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो वेयर कंपनी अलॉट्स और अग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज टू इश्यू हाउस, क्यों? विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। कंपनी ने इश्यू हाउस को दिए कि तुम जाके किसको देना? पब्लिक को देना। देन एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड shall be deemed to be the prospectus issued by company। बताइए बच्चों, आया नहीं आया ये समझ में? जल्दी बोलिए, आ गया? अब एग्जाम में आपको ये टू इश्यू हाउस ऐड करके आना है तो कराना, नहीं ऐड करके आना है तो पुट इट इन ब्रैकेट, बट विदाउट एडिंग इश्यू हाउस टू दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, चलिए। अब प्रिजम्पशन एज टू डीम प्रोस्पेक्टस, मतलब कब मानेंगे डॉक्यूमेंट डीम प्रोस्पेक्टस है? ये सब मत लर्न करना, अनशन कुछ भी लाइन लिखी है, सिंपल लिखना। अ डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस, अ डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस if any one of the following condition, if any one of the following condition is satisfied, if any one of the following condition is satisfied। क्या क्या? पहली कंडीशन क्या थी? पढ़ो, जो बताई थी वही है कि नहीं? The offer for sale to the public was made within 6 months of allotment or agreement to allot to issue house। वो साइलेंट है, पूरे सेक्शन में इश्यू हाउस साइलेंट। और the whole consideration had not been received by the company when the offer to public was made। तो पहली कंडीशन है ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक was made within 6 months या होल कंसिडरेशन हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। और दोनों के बीच में और है, और का मतलब होता है हमेशा यही याद रखो कि दोनों में से एक कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है। बोलिए, आया? यहां तक क्लियर है? आगे चलूं? अच्छा, अब आगे क्या? अब तो इस सेक्शन का मेन पार्ट यही है। आगे मैं हाईलाइट कुछ नहीं करूंगा, हालांकि पढ़ा रहा हूं, बट आई विल नॉट हाईलाइट एनीथिंग। या कर दूंगा, तुम कहोगे तो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, इफेक्ट में यही लिखा हुआ है कि डीम प्रोस्पेक्टस पे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, वही लॉज एंड रेगुलेशन लगेंगे जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगते हैं, और लगने भी चाहिए। जब आपने उसको डीम प्रोस्पेक्टस मान लिया है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोस्पेक्टस वाले रूल्स उस पे लगेंगे। तो ऑल एनेक्टमेंट्स, एनेक्टमेंट्स का मतलब होता है लॉज, ऑल एनेक्टमेंट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ एज टू कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल अप्लाई टू डीम प्रोस्पेक्टस। All enactments and rules of law as to liability in respect of misstatement and prospectus shall apply to deemed prospectus। So basically they are now talking about 34, 35, 36 and 37। And last B point मत पढ़ना, इसमें कुछ नहीं, ठीक है? Contents of deemed prospectus वही section 26 वाले होंगे। अब ये कंटेंट मेन था जो मैंने बताया। डीम प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी को नेट में कितना पैसा मिलेगा by issue of prospectus। तो net consideration received or to be received by the company in respect of securities to which offer relates। और एक और चीज होती है बेटा, डीम प्रोस्पेक्टस में टाइम और प्लेस दे दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को आके प्रोस्पेक्टस का इंस्पेक्शन करना है या प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड किसी भी और डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है तो उस टाइम और प्लेस पे कर सकता है। लाइक नॉर्मली प्रोस्पेक्टस में कंपनी का प्रॉफिट बताया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। अच्छा, अब
प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन कहां से आती है? बैलेंस शीट से आती है, पीएनएल से आती है। अब मान लो पब्लिक में कोई पर्सन बोले कि मैं तो कंपनी की बैलेंस शीट का इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, पीएनएल का इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, तो डीम प्रोस्पेक्टस में एक टाइम और प्लेस दे दी जाती है। उस टाइम और प्लेस पे जाके पब्लिक में से कोई भी पर्सन अगर प्रोस्पेक्टस से जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करना चाहता है तो कर सकता है। लाइक प्लेस लिख दी A28 बजाज नगर जयपुर, ठीक है, और टाइम लिख दिया सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक A28 बजाज नगर जयपुर में जाके कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी से रिलेटेड है आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बोलिए आया? तो टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यह आपको बताना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा बेटा, ये 5th पॉइंट अब हमको पढ़ना नहीं है। इफेक्ट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस हमको आ गया, कंटेंट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस हमको आ गए, कंडीशंस हमको आ गई और मीनिंग आ गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। आप बोलिए तनीषा, क्या पूछ रहे थे? कोई भी कंपनी इशू हाउस का रोल प्ले कर सकती है? हाँ, मतलब कुछ कंडीशंस है सेबी रेगुलेशन में, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो यू कैन प्ले द रोल ऑफ इशू हाउस। कंपनी मत बोलिए, एंटिटी बोलिए। LIC इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ कॉर्पोरेशन। सो कोई भी एंटिटी इशू हाउस का रोल प्ले कर सकती है, प्रोवाइडेड दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड बाय सेबी इन दैट रिगार्ड। दैट्स इट, नथिंग एल्स। यस, सर ये ऐसे इश्यूज को देकर अलॉट करके महंगा नहीं कर रहे शेयर? कर रहे हैं, बट फिर प्रॉब्लम ये है ना कि हम अगर डायरेक्ट, ऐसा तो होगा ही। आज एक बात बताओ, जैक एंड जोन्स अगर अपना कपड़ा मार्केट में डायरेक्टली बेचेगी तो उसको शॉपर स्टॉप को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, पर मुझे पता है कि मेरी चीज मार्केट में डायरेक्ट नहीं बिकेगी। सर पब्लिक को क्यों महंगा बेच रहे हो? पब्लिक को महंगा नहीं बेच रहे, कंपनी के लिए लॉस है। आज अगर पब्लिक शेयर 22 रुपए में खरीद रही है, मतलब शेयर की वर्थ 22 रुपए है, तो इसमें जो एक्चुअल में नेट लॉस होगा वो कंपनी को ही होगा, एंड वो उसको लॉस नहीं बोलेंगे, वो कंपनी का एक्सपेंस है, शेयर इश्यू एक्सपेंस का पार्ट है। वो जो भी 4 करोड़ रुपए बीच में इशू हाउस के पास जा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस। मुझे पता है मैं डायरेक्टली 22 रुपए में देने जाता है तो कोई नहीं खरीदता। सो पब्लिक को महंगा नहीं मिल रहा, और आप चलो छोड़ो, मैं तो कहता हूं पब्लिक को महंगा मिल रहा है हर चीज में जहां भी कमीशन का काम है। प्रोड्यूसर मार्केट में क्यों नहीं बेचता डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट? होलसेलर, फिर होलसेलर रिटेलर, और रिटेलर कंज्यूमर को क्यों बेचता? अब तो तू नहीं बोलता पब्लिक को महंगा नहीं दे रहे। तू सुबह सुबह टूथपेस्ट करता है, कोलगेट का करता है, तो जाके सीधे HUL से खरीद के आ, नहीं HUL से नहीं, पैमोलिव ग्रुप बनाता है, सीधा खरीद बेच रहे हो तो उनसे ले लेता हूँ। और नहीं बेच रहे क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिकली वो सीधा बेचना पॉसिबल नहीं है। सेम थिंग गोस फॉर कंपनी, इशू हाउस एंड पब्लिक इन दिस सिनेरियो, ठीक है? यस, 90% एप्लीकेशन नहीं है तो फेल हो जाएगा, फिर LIC को रखने पड़ेंगे शेयर्स को। LIC को रखने पड़ेंगे या रिफंड करने? नहीं, LIC को रखने पड़ेंगे, या फिर अंडर राइटिंग हुई हुई है तो अंडर राइटिंग लेंगे। वो डिपेंड करता है अंडर राइटिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। कई बार इशू हाउस खुद अंडर राइटिंग कर देता है, तो वो खुद रखता है, नहीं तो जो अंडर राइटर्स होते हैं वो रखते हैं। और अंडर राइटिंग मैंडेटरी है, अंडर राइटिंग इज नॉट ऑप्शनल। हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेक्शन आएगा, अंडर राइटिंग इज मैंडेटरी, इट्स नॉट ऑप्शनल इन केस ऑफ पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू में कहीं भी अगर मिनिमम 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती है, तो जो शेयर अंडर सब्सक्राइब रहेंगे दैट हैव टू बी सब्सक्राइब बाय अंडरराइटर। सो अंडर राइटर इज LIC itself, so it will purchase, and if somebody else is underwriter, that person will purchase. So that is going to happen. Yes. सर जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके लिए बैलेंस शीट और P&L तो होता है ना? नहीं, उनके वो होते हैं, समरी होते हैं। पूरी बैलेंस शीट पैनल 50-100 पेज की होती है, आप नहीं डाल सकते। सो नॉर्मली पुट अ समरी, नहीं, एनुअल रिटर्न इज डिफरेंट, यू पुट अ समरी ऑफ इट, and then if someone wants detailed document, they can always visit the office of company where company is issuing, and in this case whatever time or place you have specified, ठीक है? और सर इसमें ब्रैकेट में ऑफर फॉर सेल लिख सकता है? हाँ, ऑफर फॉर सेल तो है ही। ऑफर फॉर सेल क्या होता है याद करो, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर पब्लिक ऑफर हो रहे हैं, तो यहां पे देखा जाए तो LIC एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गई ना, क्योंकि पहले तो शेयर LIC को ही मिले। सो यस, दैट इज करेक्ट। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, डेफिनेटली करेक्ट है। चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, जितना ही रहने दो। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा? एक तो लाल बत्ती वाला प्रोस्पेक्टस पढ़ा, और एक ये डीम प्रोस्पेक्टस। वैसे तो आज थोड़ी सी कम पढ़ाई हुई, पर ये टॉपिक थोड़े टेक्निकल थे, इनमें बहुत जल्दी चल भी नहीं सकते। अब कल के पढ़ाएंगे, टाइम पास करेंगे इसमें, उसके बाद फिर बढ़िया बढ़िया सेक्शन आएंगे 39, 40 और जो भी आगे के सेक्शन, ये डायग्राम बना के पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? और फिर आएगा सबसे बेस्ट टॉपिक इस चैप्टर का PP, ठीक है? चलिए।